वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनिशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का पार्ट सेकंड दो ध्रुवीयता का अंश शुरू करने जा रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट सेकंड है। इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हो और आप फर्स्ट चैप्टर भी देख सकते हो, उसके भी पार्ट सारे अपलोडेड हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अपलोडेड है। ठीक है, शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। सोवियत संघ के विघटन के कारण तो हम बात करते हैं कौन कौन से कॉजेस थे जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो पहला कॉज क्या था कि जो यूएसएसआर था वो अपनी जो जनता थी ना उसकी राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया था। राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं क्या, इन द सेंस जैसे कि आपको पता होगा यूएसएसआर के अंदर एक पार्टी सिस्टम था। अगर एक पार्टी सिस्टम है तो सीधी सी बात है कोई इलेक्शन लड़ नहीं सकता। कोई अगर इलेक्शन लड़ नहीं सकता तो अपनी आवाज़ को सामने कहाँ से रखेगा। आप अपनी मर्जी से कोई रिप्रेजेंटेटिव यानी नेता नहीं चुन सकते। क्यों? क्योंकि पार्टी सिस्टम एक है, तो ऑब्वियसली जो भी चुन के आएगा वो वंशानुगत होगा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी होगा। ठीक है, देन आर्थिक आकांक्षाएं क्या है। देखो आर्थिक आकांक्षाएं जैसे मैंने बताया था कि सरकार डिसाइड करती थी क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यानी आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यूएसएसआर के अंदर, जिसकी वजह से क्या था, जो आम जनता थी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। और वो क्या चाहते थे कि यूएसएसआर के अंदर जो ये साम्यवादी विचारधारा है, ऐसी विचारधारा का खत्म हो जाना ही अच्छा है। ओके, सेकंड क्या है, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। ठीक है, जैसे कि नौकरशाही आपको पता होगा कि किसी भी देश के लिए नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स सबसे पहले लेवल पे आते हैं। ये किसी भी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये नौकरशाह होते हैं। तो जो यूएसएसआर में नौकरशाह थे, ये सबके सब काफ़ी ज़्यादा तानाशाह होते थे। ये अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को करते थे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आम जनता की ज़रूरतें पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप सिंपल से शब्दों में कह सकते हो कि यूएसएसआर के अंदर आम जनता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जाता था और पैसे वालों की ज़रूरतों को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता था। हालांकि यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा थी जहाँ पे सभी संसाधन सरकार के हाथ में थे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये गलत था। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। देखो यूएसएसआर के अंदर केवल एकमात्र पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, जो अपनी मर्जी से सभी नीतियों का निर्माण करती थी और जो चाहे वो करती थी, जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके सामने क्रिएट हो रही थी, आम जनता के सामने, क्योंकि आम जनता की बातों को सुना और समझा नहीं जा रहा था। फोर्थ, संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसएसआर और यूएसए दोनों के दोनों 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध में लगे हुए थे, और शीत युद्ध में लगे होने की वजह से दोनों के दोनों परमाणु हथियारों का ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े स्तर पे मैन्युफैक्चर कर रहे थे, उत्पाद कर रहे थे, यानी उसे बना रहे थे। अगर अमेरिका एक परमाणु हथियार बनाता तो यूएसएसआर दो तो अमेरिका 4, और ये अपने सभी संसाधनों को यूएसएसआर और अमेरिका परमाणु हथियारों के लिए ख़त्म करते जा रहे थे। आम जनता की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे थे, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को नज़रअंदाज कर दिया गया था, जिसकी वजह से आम जनता चाहती थी कि जो संसाधनों का अधिकतम प्रयोग परमाणु हथियारों पर हो रहा है वो बिल्कुल न्यूनतम कर दिया जाए और हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं क्या है कि जो यूएसएसआर था वो तकनीकी रूप में और बुनियादी ढांचे के रूप में पश्चिमी देश यानी यूएसए से पीछे हो गया था। जैसे कि देखो किसी भी देश के लिए उसका बुनियादी ढांचा क्या होता है, रोड, हाईवे, स्कूल, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, यानी वो चीज़ें जो हम हमारी डेली लाइफ यूज़ में लाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होगी तो हमें कैसा लगेगा, ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा। और ऐसा कहाँ हो रहा था, ऐसा यूएसएसआर के अंदर यूएसएसआर की जनता के साथ हो रहा था कि वहाँ की जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको उनसे वंचित रखा जा रहा था। बुनियादी ढांचा ना के बराबर था, और पश्चिम से यूएसएसआर तुलना तो कर रहा था बट वास्तव में यूएसएसआर पूंजीवादी अमेरिका से बहुत दूर था बुनियादी ढांचे में लेके। रूस की प्रमुखता, जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसएसआर का जब विघटन होता है तो उसको टोटल 15 गणराज्यों में बांटा जाता है, जिसमें जो सबसे बड़ा गणराज्य होता है वो रूस होता है। ठीक है, तो यूएसएसआर के अंदर शुरू से ही रूस के हमेशा ज़्यादा वर्चस्व देखा गया है, रूस जो चाहता था हमेशा वही होता था। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं हम क्या है। सेवंथ पॉइंट, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध करना। देखो गोर्बाचेव 1985 में यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, ये 2 सुधार लेके आए थे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। ठीक है, इसे अलग से हमने डिस्कस करा हुआ है, देखेंगे हम।
देखो प्रेस्ट्रोइका का मतलब क्या था, प्रेस्ट्रोइका का मतलब था पुनर्संरचना, और ग्लासनोस्ट का मतलब क्या था, खुलापन। हालांकि ये दोनों नीतियां बिल्कुल ठीक थी गोर्बाचेव की, बट इन नीतियों को लाने का समय गलत था, जिसकी वजह से ये नीतियां कारगर साबित नहीं हुई, और ये नीतियां ही सबसे बड़ा कारण बन के आई किसके लिए, यूएसएसआर के विघटन होने के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिखाइल गोर्बाचेव तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट से यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था का सही निदान कर रहे थे, बट वास्तव में ये फेल क्यों हो गया। देखो फेल होने की वजह थी कि जो नीतियां लाई गई थी गलत समय पे लाई गई थी, और जिसकी वजह से आम जनता इन नीतियों को ढंग से समझ नहीं पाई। हम इसे ढंग से डिस्कस करेंगे आगे। ओके, 8वां, अर्थव्यवस्था गतिरोध, उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आना। तो यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो गतिरोध थी। देखो उसकी क्या वजह थी, जो यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था थी वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसके माध्यम से वो केवल उतना ही उत्पाद करते थे जितना वो खुद के लिए कंज्यूम कर सके। ठीक है, तो उन्होंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि हम बाहर से व्यापार करें, बाहर से व्यापार करके अपने संसाधनों को बढ़ाएं या अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने की वजह ये थी कि वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जो संसाधन थे उसे हथियारों पे लगाया जा रहा था, पैसों को हथियारों पे लगाया जा रहा था, आम जनता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूएसएसआर के अंदर उपभोक्ता वस्तुओं की कमी आ गई थी। ओके, 9वां पॉइंट क्या है, राष्ट्रवाद की भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। तो क्या हुआ था, 90 आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 1985 में देखने को क्या मिल रहा था, जो यूएसएसआर है वहाँ की आम जनता का राष्ट्रवाद के लिए ज़्यादा प्रेरित होना, उनका ये मानना कि हमारे यहाँ जो एक पार्टी सिस्टम है ये बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और उन्होंने क्या करा, संप्रभुता की मांग करी। देखो संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं की इच्छा, स्वयं का अधिकार। तो वहाँ की जनता चाहती थी अब जो हम चाहे वो हमारी सरकार करे, ना कि ऐसा हो कि हमारी सरकार जो बोले वो हमें करना पड़े, क्योंकि वास्तव में सरकार बनती किससे है, जनता से बनती है। और अगर सरकार जनता की आकांक्षाओं को नज़रअंदाज करेगी तो सरकार का गिरना बहुत स्वाभाविक है, जैसा कि यूएसएसआर के अंदर हुआ। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लोकतंत्र था बट वो लोकतंत्र ना होकर वास्तव में तानाशाही थी। अच्छा, बोरिस येल्त्सिन द्वारा रूस का प्रथम राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखना। जैसे कि हमने बता रखा है कि जो बोरिस येल्त्सिन है वो रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे, और वो क्या चाहते थे कि ना जो यूएसएसआर है उसका जल्दी विघटन हो और मैं रूस का पहला राष्ट्रपति बनूं, ताकि क्या हो, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। देखो जैसे कि आपको पता है, मतलब मैं बस एज अ क्रिटिक नहीं कर रहा इस बात को, मैं बस बोल रहा हूँ, जैसे इंडिया के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपको पता होगी ये बात कि जो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है, उनका नाम क्या था, बता सकता है कोई, कमेंट में बताओगे या मैं इसका आंसर दूँ? चलो मैं इसका आंसर दे देता हूँ, जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले राष्ट्रपति थे। और जैसे कि आपको पता होगा कि जिन्ना भी पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, नेहरू भी, और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह रही इंडिया पाकिस्तान के डिवाइडेशन की। और यही बड़ी वजह कहाँ पे है, रूस और यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर का विघटन क्यों हुआ, क्योंकि बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति बनना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, यूएसएसआर का विघटन किया। और यूएसएसआर का विघटन होने के बाद यूएसएसआर कुल 15 गणराज्यों में बट गया था। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखते हैं हम, हमारा क्या है 10th, यूएसएसआर की जनता द्वारा पूंजीवाद का स्वाद चखना। देखो एक बात बताओ मुझे, यूएसएसआर का निर्माण कब हुआ था? हमें पता है यूएसएसआर 1917 में बोल्शेविक क्रांति से उसका जन्म हुआ था और 1991 में वो खत्म हो गया, विघटन हो गया। तो लगभग इतने सालों तक जब देश की जनता ने साम्यवाद का स्वाद चखा तो उन्हें पूंजीवाद के स्वाद की क्या जरूरत पड़ी? देखो साम्यवाद में क्या होता था, सभी संसाधन सरकार के हाथ में होते थे और आम जनता अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ कर नहीं सकता था, जिसकी वजह से क्या था, आम जनता को प्रॉब्लम हो रही थी कि जो सरकार बोले वही हमें क्यों करना पड़े। बट पूंजीवाद में क्या था, पूंजीवाद में ये था कि जो आम जनता चाहे वो कर सकती है, आम जनता के अधिकार सबसे पहले देखे जाते थे और सरकार के जो ज़रूरतें थी उसको बाद में देखा जाता था। तो कुल मिला के पूंजीवाद में ये था कि लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से वर्क किया जाता था और साम्यवाद में लोगों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जाता था, जिसकी वजह से यूएसएसआर की जो जनता थी वो पूंजीवाद को अच्छा मान रही थी। और शायद इसी की वजह से 1991 में जो यूएसएसआर है उसका 15 गणराज्यों में विघटन हुआ, रूस, बेलारूस, यूक्रेन। ठीक है, जिसमें रूस सबसे बड़ा निकल कर आया। ठीक है, हालांकि आज भी यूएसएसआर जिसे हम रूस कहते हैं वो मैप में सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 9 टाइम जोन मिलते हैं। टाइम जोन क्या होता है आप लोग सर्च करके बताना, हालांकि टॉपिक से बाहर है, बट अगर आप चाहते हो तो सर्च करके बता सकते हो कमेंट पे। अच्छा लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पे, हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ का मतलब क्या है कि जो यूएसएसआर था वो
पूंजीवादी अमेरिका से अपने आप को इतना कंपेयर कर रहा था, इतने बड़े लेवल पे शीत युद्ध में ला चुका था कि उसे ये समझ नहीं आता कि हम आम जनता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपने संसाधनों का प्रयोग किस में कर रहे हैं, हथियारों को बनाने में कर रहे हैं, जो वास्तव में गलत था। यूएसएसआर एक पूंजीवादी कंट्री थी जहाँ पे पूंजी की कोई कमी थी नहीं, बट यूएसएसआर एक साम्यवादी कंट्री थी जहाँ पे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना सबसे पहला कारण था, सबसे पहला कार्य भी था, और वो यूएसएसआर नहीं कर पाया और वो ज़्यादा पैसे को हथियारों पे लगाता रहा, जिसकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हो गया। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज थे यूएसएसआर के विघटन होने के। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्या है हमारा टॉपिक नेक्स्ट। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, तो ग्लासनोस्ट देखो यहाँ पे आपके लिए ग्लास बना रखा है स्पेशली। ठीक है, अब ये ग्लास लेके कुछ और मत सोच लेना आप लोग। ठीक है, ग्लासनोस्ट जैसे कि आपको पता ना ऊपर से खुला हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, खुलापन। आपको समझाने के लिए जब भी ग्लासनोस्ट है वो सीधा मतलब पूछते हैं ग्लासनोस्ट का क्या मतलब है, तो आपको ग्लास इमेजिन करना है और ग्लास क्या होता है, ऊपर से खुला हुआ होता है, इसका मतलब खुलापन। पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, इसके लिए हमें जो इमेज अच्छी लगी, न्यूज़पेपर अच्छा लगा तो हमने न्यूज़पेपर ले लिया। देखो न्यूज़पेपर में क्या होता है, प्रेस है ना, मीडिया ही कहते हैं ना प्रेस को, और न्यूज़पेपर में रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है, मतलब एक ही खबरों को 5 दिन 10 दिन वो लोग मसाला लगा के दिखाते हैं ना, तो क्या हो गया, पुनर्संरचना हो गई। और ये दोनों नीतियाँ कौन लेके आया था, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये दोनों नीतियाँ लेके आए थे मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में। ठीक है, तो ग्लासनोस्ट में क्या हुआ था, देखो ग्लासनोस्ट में खुलापन लाने के साथ इन्होंने भाषण की स्वतंत्रता दी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यूएसएसआर के अंदर आम जनता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जाता था और अब वहाँ पे भाषण की स्वतंत्रता दे दी। मान के चलो आपको 1917 से लेके 1985 तक चुपचाप रखा जाए और आपको एक दिन बोलने का मौका मिल जाए, तो ऑब्वियसली कहते हैं सिंपल से देशी शब्दों में भड़ास निकालना, आप भी सारी भड़ास निकालोगे अपनी। तो आम जनता ने भी क्या करा, अपनी सारी बातों को रखना शुरू करा, सरकार के खिलाफ क्रिटिसाइज करना शुरू करा। ठीक है, जिसकी वजह से सरकार के जितने भी पोस्ट थी, जितनी सीक्रेट थी, वो सब कुछ खुलना शुरू हो गई। अब देखो सरकार ने एक और गलत, यानी मिखाइल गोर्बाचेव की तरफ से कुछ गलत नहीं है और आप भी मानोगे गलत नहीं है, ये आम जनता की एक बेसिक नीड्स है, एक बेसिक राइट्स है। देखो अगला क्या था, सेंसरशिप का ख़त्म करना। ठीक है, सेंसरशिप क्या होती है, देखो जो हमारे यहाँ मीडिया हाउस होता है ना, न्यूज़पेपर होता है, तो न्यूज़पेपर के ऊपर हमारे यहाँ सेंसरशिप लगाई जाती है। मतलब हमारे यहाँ जो मीडिया है वो सरकार से पूछे बगैर कोई भी न्यूज़ छाप नहीं सकती है। अगर वो न्यूज़ छापती है तो उसकी वजह से उनके ऊपर क्या लगेगा, सस्पेंशन लगेगा, उन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। हो सकता है उनका चैनल बंद हो जाए, हो सकता है न्यूज़पेपर बंद हो जाए। तो यहाँ पे मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या करा, जो सरकार ने सेंसरशिप लगा रखी थी न्यूज़पेपर पे, उस सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया। हालांकि उन्होंने तो ठीक किया, बट क्या हुआ, जैसे सेंसरशिप खत्म हुई, सरकार के खिलाफ मीडिया हाउस ने गल छापना शुरू कर दिया। और जब मीडिया हाउस मसाला लगा के छापती थी तो आम जनता उसे मसाला लगा के पढ़ती भी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव की नीति फेल हो गई। पुराने दस्तावेजों का खुलासा, मान के चलो कोई डॉक्यूमेंट्स 50 साल हो गए, उसके बारे में किसी को नहीं पता, और फिर आपको पता चलता है अच्छा सरकार ने इतना घोटाला किया था, ये किया था, वो किया था, तो ऑब्वियसली जनता को बुरा लगेगा। और जब जनता को बुरा लगेगा तो जनता उसके अगेंस्ट आवाज़ भी उठाएगी। तो यही कहाँ पे किया गया, यही यूएसएसआर के अंदर वहाँ की आम जनता द्वारा किया गया। ठीक है, होप्स ग्लासनोस्ट का अर्थ आपको समझ आ चुका होगा, खुलापन, भाषण की स्वतंत्रता, सेंसरशिप खत्म करना, पुराने दस्तावेजों का खुलासा करना। हालांकि वो आपसे इतने बड़े लेवल पे नहीं पूछेंगे ग्लासनोस्ट का अर्थ, आपसे बहुत छोटे लेवल पे पूछते हैं, पर हमने इसे इस लेवल पे किया कि आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में भी इसे लिख सको, यानी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सिलेबस यही लगता है आगे जाके। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ बता देता, पुनर्संरचना है ना, पुनः सुधार करना। पुनः सुधार क्या करना, जो उनकी आधारिक संरचना थी ना, तो उसको उन्होंने पुनः सुधार करने का सोचा था। आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें पता ना, हमारे यहाँ बस स्टैंड हो गया, या मेट्रो स्टेशन के लिए मतलब रोड हो गए, या ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्कूल्स हो गए, पार्क हो गए, ये सब आधारिक संरचना ही है ना। अगर ऐसी चीज़ें नहीं होगी तो आम जनता की ज़रूरतों को तो नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, है ना। तो इन्होंने क्या करा, पुनः सुधार किया, जो इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी उसे ठीक किया। सरकार ने अब पता है क्या करा, ऑल ऑफ द सडन सरकार ने शुरू करा कि अभी तक क्या था कि आम जनता, मतलब कोई भी पर्सन जितनी देर काम करे, सैलरी सबकी समान थी। अब सरकार ने क्या कर दिया, पहले की जगह, पहले अगर आप 10 घंटे काम करते थे तो आपकी सैलरी 50,000 थी। अब सरकार ने क्या करा, पुनः सुधार के नाम पे आपकी जो जॉब की टाइमिंग थी वो 10 से 12 घंटे कर दी और सैलरी 50,000 से 25,000 कर दी। क्यों, क्योंकि सरकार को, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि सरकार को लॉस हो रहा था और सरकार पुनः सुधार करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने आम जनता के पैसों में कटौती करी, आम जनता की ज़रूरतों को ख़त्म किया ताकि वो चीज़ों का निर्माण कर सके। बट सीधी सी बात है, आम जनता को तो अब एक तरह से आदत पड़ चुकी थी ना मुफ्त का खाने की, बैठ के खाने की, तो उन्हें कैसे अच्छी लगती है पेरेस्ट्रोइका की नीति, तो आम जनता ने इसका भी विरोध करना शुरू कर दिया।
एफडीआई को ख़त्म कर दिया। देखो एफडीआई क्या था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है। देखो पहले ये लोग क्या करते थे, बाहर से जो पैसा आता था उसको भी लगाते थे व्यापार में। अब क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव ने नीति शुरू करी और बोला अब जो भी है ना वो पैसा हम खुद क्रिएट करेंगे, मतलब खुद का पैसा होगा और हम खुद के लिए लगाएंगे, ताकि क्या हो, हम हमारे संसाधनों का कुशलतम प्रयोग कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्रिएट कर सके। हालांकि वहाँ पे बेरोजगारी तो थी नहीं, सबों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी, बट फिर भी लोगों को अच्छे से अच्छा रोजगार देने के लिए ये सोचा गया था, जो गलत है। आज के समय कोई भी ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसके अंदर एफडीआई ना हो, पॉसिबल ही नहीं है बताना, क्योंकि इंडिया के अंदर तो अब एफडीआई का रेशियो 51% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। हर देश को पता है कि एफडीआई होना बहुत अच्छा है, ठीक है, जिसे एफडीआई कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। इसके अगर आपको इस पर डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं इसे कमेंट में बता दूंगा सेक्शन में एफडीआई क्या होता है, क्यों किया जाता है। ओके, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो क्या हुआ था, देखो आपको पता ना 1944 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली क्या, ये एक ऐसी प्रणाली थी जिसके माध्यम से यूएसए था अमेरिका, उसके द्वारा दो बैंकों का निर्माण किया गया था, मतलब दो इंस्टीट्यूशंस किए गए थे फाइनेंशियली, एक वर्ल्ड बैंक और एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। इसे आगे दिखाऊंगा, एक मिनट में आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। देखो ये आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों का निर्माण 1984 में, ठीक है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली से हुआ था और 1945 से ये इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अब हुआ क्या था, देखो हुआ क्या था, जो यहाँ पे हमारा जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, हमारा इन द सेंस क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के लिए, किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, इन्होंने क्या करा, ये एक शॉक थेरेपी ले आए। शॉक थेरेपी हम आगे डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। ये एक शॉक थेरेपी ले आए जिसकी वजह से इन्होंने क्या करा, यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था को बदलने की कोशिश करी। शॉक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी थी जिसकी वजह से यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी वो रातों रात चरमरा गई, बिगड़ सी गई, और यूएसएसआर को अपने सारे संसाधनों को कम दामों पे बेचना पड़ गया, ठीक है। साम्यवादी ढांचा का सुधार करना, तो यूएसएसआर क्या चाहता था कि वो साम्यवाद के साथ कुछ पूंजीवाद के भी विशेषताओं को अपना ले, जिसे अपनाने में यूएसएसआर पूर्ण रूप से असफल रहा था। क्यों? क्योंकि आप किसी विचारधारा को अगर काफ़ी लंबे समय से फॉलो करते हुए आ रहे हो ना, तो आपके सिंपल से वर्ड्स में बस की नहीं है कि उसे आप रातों रात चेंज कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आपने आज तक गवर्नमेंट जॉब करी और कल को आपको प्राइवेट जॉब करने के लिए कही जाती है सैलरी कम देके, तो आप हाँ बोल दो। तो सीधी सी बात है, वहाँ की आम जनता द्वारा इसका विरोध किया गया, और जब आम जनता ने विरोध करा तो यूएसएसआर का विघटन हो गया, ठीक है। तो जो बचे हुए टॉपिक्स है ना, उसे हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे कवर। तो इसका ऑलरेडी जो पार्ट 1 है वो अपलोडेड है, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर, और सेम वीडियोस अपलोडेड है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और साथ साथ आप लोग एक छोटा सा फेवर कर सकते हो कि हमने क्लास 11 के लिए भी इनिशिएटिव शुरू किया है, तो आप लोग अगर आपका कोई रिलेटिव हो, ब्रदर सिस्टर हो जो 11th क्लास में हो, तो आप उन्हें भी वो वीडियो शेयर कर सकते हो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates, and you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.